आज कुछ 2-4 बिंदुओं पे आप लोगों से चर्चा करने में यहाँ पहुँचा हूँ। अभी उत्तराखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार इस वक्त तैयारियों में जुटे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त कई देशों के प्रवास के बाद अभी कल लखनऊ थे, परसों लखनऊ थे, कल अहमदाबाद थे, अभी बेंगलोर, दिल्ली, कई प्रदेशों की वो यात्रा भी कर चुके हैं। हम लोग, जो हमारी सरकार है, उसका यह प्रयास है कि उत्तराखंड का समृद्ध विकास हो। तो इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रयास में लगे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक निवेश आए, क्योंकि निवेश आएगा तो उत्तराखंड का विकास होगा। और साथ में जो पहाड़ों से जो पलायन की जो एक समस्या है, क्योंकि पहाड़ों पर संसाधनों की कमी है, तो इस वजह से पहाड़ों पर लगातार हमारा जो पलायन हो रहा है वह रुकेगा और साथ ही साथ पहाड़ों का समृद्ध विकास होगा। मुख्यमंत्री जी की यह मंशा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग लगें, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि अधिक से अधिक निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित किया जाए। लगभग 85,000 करोड़ रुपए के अभी तक हमारे सरकार द्वारा MOU किए गए हैं और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और तीर्थाटन आदि क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। विदेशों से ऐसे एक्सपर्ट्स को भारत बुलाया जा रहा है, उत्तराखंड बुलाया जा रहा है, जो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दें। तो मैं यह मुख्यमंत्री जी के इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और व्यक्तिगत रूप से मैं यह देखता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त गुजरात मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह गुजरात का विकास किया था, हर क्षेत्र में गुजरात का विकास किया, तो उसी का अनुसरण करते हुए आज मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कार्य लगातार किया जा रहा है, सतत किया जा रहा है। और यह कार्य हो जाने से हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ निवेश आएगा, वहां उपक्रम लगेंगे, अस्पताल बनेंगे और बच्चों का, जो हमारे छोटे स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भी उत्थान हो, इस पे हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक विषय हमारा जमरानी बांध का है। जमरानी बांध एक बहुत बड़ी हमारी समस्या थी भावर तराई की, जिसमें नैनीताल जिले का भावर क्षेत्र, आपका उधम सिंह नगर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जिलों को उससे लाभ होने वाला है। बहुत लंबे समय से 40-42 साल से यह आंदोलन चल रहा था और लगातार यह मांग थी कि जमरानी बांध का निर्माण किया जाए। और कभी हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह जमरानी बांध की स्वीकृति हमें केंद्र से मिलेगी। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने हमारे तराई की और भावर की समस्या को समझा और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। लगभग 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बनना है और सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है, जमरानी बांध न बन पाने से, ये जो हमारा जो भावर का क्षेत्र है, हल्द्वानी, विशेषकर हल्द्वानी और तराई क्षेत्र, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है, प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। तो अगर जमरानी बांध नहीं बनेगा तो आने वाले 4-5 साल के अंदर हमारे भावर क्षेत्र में, जिसमें हल्द्वानी, रामनगर, अपना गौलापार से लेकर सितारगंज तक का क्षेत्र और तराई का आपका जो बेल्ट है, काशीपुर, उधम सिंह नगर का, रुद्रपुर, सितारगंज, यह पूरी तरह यहाँ वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो जमरानी बांध के बन जाने से यहाँ वाटर लेवल ऊपर आएगा, जो प्राकृतिक स्रोत रहे वो हमारे फिर से रिचार्ज होंगे और वो फिर से अपने पुराने स्वरूप में आएंगे। इसके साथ ही साथ हमारा जो उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, जिसमें सिंचाई की एक समस्या वाटर लेवल नीचे जाने से लगातार आ रही है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां हमें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ वहां पर्यटक गतिविधियां भी होंगी। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ विद्युत बनाने का काम भी किया जाएगा, बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी वहां लगेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने 90% के अनुदान पर, कि 90% जो पैसा उसमें लगेगा वो केंद्र सरकार हमारी लगाने जा रही है, और उसका जो 10% है, 10% में 5% उत्तराखंड लगाएगा और 5% हमारा उत्तर प्रदेश उसमें अपना धन आवंटन उसमें करेगा। तो इस तरह यह जमरानी बांध का एक प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 5 साल में हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए करता हूं कि उन्होंने इसको बहुत बृहद स्तर पर इस योजना को लिया कि जमरानी बांध को किसी तरह भी बनाना ही बनाना है।
जब जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए या माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली गए और तमाम मंत्रियों से मुलाकात करते थे, तो जमरानी बांध बनाने का लक्ष्य वो हमेशा रखे रखते थे। तो इस आज मैं एक बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथ प्रयासों से ये जमरानी बांध स्वीकृत हुआ है। इसके लिए पूरी तराई और अपना भावर की जनता उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती है। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस के ऊपर भी यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार इतने समय तक प्रदेश में और देश में रही, लेकिन कभी जमरानी बांध की चिंता कांग्रेस ने नहीं की। ना कांग्रेस ने इसे कभी अपना एक मुद्दा समझा। मैं विशेष रूप से हल्द्वानी से आता हूं और हल्द्वानी क्षेत्र में जमरानी में ही वो बात बनने जा रहा है। तो कांग्रेस के द्वारा समय समय पर जनता को बरगलाने का काम इस पे किया गया। वो सिर्फ इसको चुनावी बातों में रखते थे कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जब जब सरकार में आए तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में बनी, हमारी सरकार ने लगातार इस पर प्रयास किया। एक विषय हमारा नकल विरोधी कानून के ऊपर है। जब हमारी सरकार प्रदेश में आई तो उस वक्त कुछ परीक्षाएं लीक हुई, युवाओं का मनोबल लगातार गिरा और युवाओं का मनोबल गिर जाने से सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस समस्या को तो रोकना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर प्रस्तावित किया, इस प्रदेश के अंदर लागू किया है। और बड़े गर्व की बात यह है कि जब से यह कानून लागू हुआ है तब से किसी भी परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सारी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं और कई भर्ती परीक्षाएं जो हमारी हुई थी उनके परीक्षा फल आ चुके हैं। जैसे पटवारी भर्ती का भी रिजल्ट कुछ दिन पूर्व आया। काफी परीक्षाओं के रिजल्ट हमारे बीच में आए हैं, मेरे पास उसकी सूची भी है कि पटवारी भर्ती उसका रिजल्ट आ चुका है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है, भर्तियां प्रारंभ हो गई हैं। वन आरक्षी जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है और उसमें वन आरक्षी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है और उसकी प्रक्रिया गतिमान है। स्नातक स्तरीय बीडीओ बीपीडीओ की परीक्षा हुई थी, इसका रिजल्ट भी 2-4 दिनों के अंदर आने वाला है। कनिष्ठ सहायक 12th पास वाले की ज्वाइनिंग चल रही है इस वक्त और कनिष्ठ सहायक इसकी परीक्षा हुई थी, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो काफी परीक्षाएं हमारी इस प्रदेश में हो चुकी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट कहा था कि हम लोग किसी भी परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे और समाज में जो बच्चा चाहे कितना गरीब है उसको पूरा समान अवसर हर परीक्षा में मिलेगा। और यह हमारे नकल विरोधी कानून से आज साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा नकल विरोधी कानून झारखंड ने भी कॉपी किया है, उन्होंने इसको अपने प्रदेश में भी लागू किया है। जिस तरह का नकल विरोधी कानून उत्तराखंड का है बिल्कुल उसकी कॉपी झारखंड ने अपने यहाँ लागू की है। तो यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड के कानून का दूसरे प्रदेश के लोग भी अनुसरण करते हैं। इसके साथ ही साथ अभी प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे, अभी हमारे यहाँ G20 हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिले। अब पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया कि G20 समिट हमें उत्तराखंड को भी दिया जाए। उत्तराखंड में रामनगर में, ऋषिकेश में यह G20 समिट हुआ तो विश्व स्तर पर उत्तराखंड की धमक को देखा गया। हमारी वन संपदा जो रामनगर की कॉर्पोरेट वन संपदा है, हमारा योग, हमारी संस्कृति, हमारी जितनी संस्कृति है उसको विश्व स्तर के लोगों ने रामनगर में और ऋषिकेश में आकर देखा और उसको अपने देश में लेके गए। और उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ जब से रामनगर में G20 हुआ है यहाँ पर्यटकों की संख्या जस्ट दुगनी हो गई है। और आदि कैलाश पे जब प्रधानमंत्री जी गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि आप आदि कैलाश यात्रा पे आए और जागेश्वर की यात्रा पे आए, तो पूरे विश्व का ध्यान आदि कैलाश और जागेश्वर की तरफ गया है। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन की और तीर्थाटन की जो हमारी गतिविधियां हैं इस प्रदेश में और बढ़ेंगी और हम एक अच्छे पर्यटक प्रदेश के रूप में पूरी दुनिया के सामने जाएंगे। मैं ये मुझे बड़ा गर्व का विषय है कि हम लोग एक अच्छे पर्यटक प्रदेश के जब पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उत्तराखंड का समग्र विकास होगा। तो इससे उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, मेरे यही विषय थे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। विकास जी, आपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इसके साथ ही जो शहर की स्थानीय समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस हैं। जैसे काशीपुर में अगर आप देखें तो फ्लाईओवर पिछले कई वर्षों से बन रहा है, वो अटका हुआ है। कई वार्डों में सड़कें आज भी, बल्कि वार्ड नंबर 40 में तो वहाँ के निवासी खुद सड़क बना रहे हैं, जबकि यहाँ नगर निगम है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं?
जो आप नगर की समस्याएं बता रहे हैं, अभी मेरी कार्यकर्ताओं से इस बारे में चर्चा भी हुई है और उस पर लगातार सरकार का ध्यान है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो जो नगर निगम की तरफ से जो समस्या आप बता रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नगर निगम को धनावंटन हुआ है कुछ समय पूर्व, तो जितनी समस्याएं हैं बहुत जल्दी इनका समाधान हो जाएगा। हाल में 2 दिन पहले काशीपुर आए थे, तो भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार बीजेपी को घेर रहा है। अभी हाल में उद्यान घोटाला और अन्य घोटालों को लेकर, तो इस पे क्या कहना है कि कांग्रेस के ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात करती है, उनको भ्रष्टाचार पे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जीप घोटाले में 1950 से कांग्रेस शुरू हुई है। इनका घोटालों का करियर अगर आप देखेंगे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गर्ल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, बफोर्स घोटाला, ना जाने कितने कितने घोटाले कांग्रेस ने किए। अपने गिरेबान में तो झांके कांग्रेस एक बार, अपने प्रदेश के सारे नेताओं पे देखे, उनके सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर सारे तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो दूसरे पे आरोप लगाना सिर्फ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। रही बात जो आप एक विषय रख रहे हैं कि अभी उद्यान वाली बात है, इसमें हाईकोर्ट में विषय चल रहा है और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो आरोपी होंगे वो जेल जाएंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम किसी सूरत में भी किसी भी मामले में कोताही नहीं बरतेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। अच्छा, इन्वेस्टर समिट को लेकर आपने काफी जोर दिया, तो काशीपुर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट रहा है और काफी इंडस्ट्रियां यहाँ पहले से हैं, लेकिन जो भी इंडस्ट्रियां हैं वो पहले से लगी हुई हैं उनके उनके तिवारी के समय। तो बीजेपी के समय जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए था वो चीजें नहीं हुई, तो क्या मानते हैं इन्वेस्टर समिट में काशीपुर के लिए क्या विशेष रहेगा? देखिए, दो बातें हैं। आपने कहा नारायण दत्त तिवारी जी के समय में उद्योग लगे हैं, बिल्कुल सही बात कही। माननीय पंडित श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, नारायण दत्त तिवारी जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पैकेज जो उन्होंने दिया था उनको 2022 तक, उस पैकेज के आधार पर उद्योगों को जो सब्सिडी उत्तराखंड में मिली थी, जो छूट उत्तराखंड में मिली थी, इनकम टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी में छूट, जो उस वक्त का टैक्स था हमारा सेल टैक्स, उस पर छूट, कई छूटें, उसमें बिजली के बिल में छूट, ऐसी कई छूटें उनको मिली थी। उसके आधार पर यहाँ उद्योग लगे थे और ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने लगाए, तो हिमाचल में भी उद्योग लगे थे, सिक्किम में भी उद्योग लगे थे। 3 प्रदेशों को यह पैकेज मिला था, अकेले उत्तराखंड को नहीं मिला था। हमारी सरकार ने वह उद्योग यहाँ स्थापित किए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अभी जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह उसमें कई उद्योगों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। उनको जहां जहां उद्योगों को स्थापित करने की जगह हमें मिलेगी, हम उन उद्योगों को वहां भेजेंगे। इसके साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र में भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उद्योग वहां भी लगे, जिससे वहां पलायन रुक सके। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अभी आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे। आप लोगों को मैं इसमें विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी उनको आदि कैलाश पे इसलिए लेके आए कि वहां पर्यटक पहुंचे, तीर्थाटन की गतिविधियां वहां बढ़े, और जो हमारा जो चीन सीमा से सटा हुआ बॉर्डर है, अगर वहां उद्योग, हमारे वहां लोग जाएंगे, हमारे पर्यटक वहां जाएंगे, क्योंकि पर्यटन एक उद्योग के रूप में है, ये एक उद्योग इंडस्ट्री है पर्यटन क्षेत्र। तो वहां जब पर्यटक जाएगा तो वहां के लोगों को आजीविका प्रारंभ होगी, वहां इनकम बढ़ेगी, तो लोग वहां रहने लगेंगे, जिससे चीन के द्वारा जो हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां की जाती हैं वह भी उससे रुकेंगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी जिन निवेशकों को उत्तराखंड बुला रहे हैं, उनके पीछे भी यही मंशा है कि हम इनको उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में उद्योग लगाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए, कई क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए उत्तराखंड में बुला रहे हैं। तो जब ये पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड का बहुत अच्छा विकास होगा और ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा विजन है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो गुजरात मॉडल है, जो हम जो बार बार कहते हैं कि गुजरात का विकास मॉडल, मुख्यमंत्री जी ने उसको कॉपी किया है और वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पर हैं और बिल्कुल उत्तराखंड को उसी तर्ज पर वो विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो आप देखिएगा 2-3 साल के अंदर इसके धरातल पर जो परिणाम आएंगे बहुत सुखद होंगे। लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट आपके हैं वही फिर से आने वाले हैं या नई दावेदारी भी? देखिए, पहला तो ये स्पष्ट है कि हमारा संसदीय बोर्ड इस पर निर्णय लेता है, तो पार्टी निर्णय जिसको लेगी वह चुनाव लड़ेगा। नैनीताल लोकसभा के लिए तो अभी से कई नेता जो है रुद्रपुर से भी और अन्य जगह से तो कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कोई शुभगाठ है ऐसा क्या? नहीं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, हमारी पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र है,
तो सब दावेदारी करेंगे, जिसको हमारा हाईकमान समझेगा कि ये प्रत्याशी अच्छा है, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, ये मानना है कांग्रेस का इस समय कि नगर निगम चुनाव बीजेपी डर की वजह से टाल रही है, तो आपका इस पे क्या कहना है? आखिर में नगर निगम चुनाव जो नवंबर में होने थे वो क्यों आगे एक्सटेंड हो रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का यह कहना कि भाजपा डर से इस चुनाव को टाल रही है, उनको लोकसभा चुनाव में इसका अपनी जमीन का एहसास हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और साथ ही साथ नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की नीतियां हैं, वो धरातल पर उस वक्त जनता को लाभ दे रही है। तो चुनाव में देरी क्यों है? जब इतना आप अपने पार्टी को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है, तो नगर निगम चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है? नहीं, चुनाव में कोई देरी नहीं है, चुनाव बस ठीक समय पे होंगे। नवंबर तो आ गया सर। हाँ, तो अब तैयारी चल रही है चुनाव की। ये 3 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नहीं, इसमें कुछ ओबीसी गणना का कोई विषय था, उस पर कुछ विलंब हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा विलंब है, चुनाव समय पे होंगे।